नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। इतने दिनों से आप लोगों ने हमें देखा, एक दर्द भरी दास्तान में। शायद आप लोग कभी समझे भी नहीं कि हम इस तरीके से आके मीडिया में बोलेंगे। और जो आप लोगों ने सुना, देखा, वो एक एक लफ्ज़ सही था। और हमने जो दास्तां बनाई, फिर भी हम कह रहे हैं वो इतना भी नहीं। दरिया में, समंदर में एक ड्रॉप ऐसा दौले जैसा मैंने उससे ज़्यादा झेले हैं। मेरा दिमाग ऑलरेडी स्टक हो चुका था। हमें बचपन से ऐसे झटके मिले, उन झटकों में हम सहम गए। मेरे माँ बाप के ख़ानदान में, घर में, और शादी होने के बाद ससुराल में जो मेरे दोस्त था, खरे बता, जो मेरे को दर्द दिए करे, फ्रेंड्स वगैरह चीटिंग आए वो करे, हर तरफ से, चारों जगह से हमें तकलीफ़ा ही तकलीफ़ा मिली। प्यार क्या चीज़ है हमने वो आज तक जाना ही नहीं, कभी महसूस किया भी नहीं। प्यार क्या चीज़ होती है, हमें प्यार किस नाम की चीज़ है वो हमें मालूम ही नहीं। इस तरीके से हमने बहुत मुश्किल दौर पे गुजरे, मुश्किलों पे मुश्किलों पे ये ख़त्म नहीं होता, एक ख़त्म नहीं होता, एक ख़त्म नहीं होता, एक ऐसे से एक्सपीरियंस ज़िंदगी में देखे गए। चाहे वो दोस्ती में हो, भाई बहनों में हो, बहन बहन में हो, भाई भाइयों में हो, शादी होने के बाद भाई बहन में का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, बीवी कैसे स्वार्थी होती है, शोहर कैसा स्वार्थी होता है, एक दूसरे के स्वार्थी कैसे बनते हैं। सच में उन लोगों में प्यार है या नहीं, या नाटकबाजी कर रहे हैं। बहना है तो किस तरह इस दूसरे बहनों का अगर इमोशनल है तो कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो बदतमीजियाँ, वो बात करना। जब छोटे शादियाँ के लायक हो जाते हैं, अपने आप को तांगड़ियाँ उन लोगों के बड़े हो जाते हैं, तो हमसे बड़ा कोई नहीं है बोल के दूसरे लोग को डोमिनेटिंग करना, बहनों के ऊपर, इसके ऊपर। या ये ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो मैंने देखा है, उसे मैंने एक्सपीरियंस सीखा हुआ है बचपन से। इवन जानवरों तक, जानवर की आंखें हम पढ़ लेते हैं कि किस टाइम जानवर को क्या चाहिए। ऐसा लगता कि वो जानवर हमसे बात कर रहा है, बस उसके आंखों में देखते ही वो एनर्जी से हमें पता चल जाता है वो दर्द में है, वो खुश में है, या हमारी डांट उसको लग रही है या नहीं लग रही है, वो हमसे मिलकर कितना खुश हो रहा है, और उसको हमारे से बात करने की, खेलने की तलब है नहीं है। मैंने जानवरों की लैंग्वेज को भी सीखा, जाना है, महसूस किया है। इंसान तो इंसान, परिंदे, जानवर, ये सब कुछ। एक बच्चे का सोच, मेंटालिटी कैसा रहता, वो कैसा सोचता, किस तरीके से सोचता, उसे उस टाइम पे क्या चाहिए। जो जो स्टेजेस से वो बढ़ते जाता है, वो स्टेजेस में उसको क्या तलब होती है, उसको क्या चाहिए। एक 12-13 साल के आने के बाद उसका सोच, व्यवहार किस तरीके से बदल जाता। आखिर बच्चों में और माँ बाप में क्यों नहीं पड़ता। ये मेरी बहुत गहरी अध्ययन थी। इतना हम जानते हुए पर भी, इतना सेल्फ लव करते भर भी, हमारे ख़ानदान, मेरे परिवार एक टॉक्सिक एनर्जी से गुजर रहा था। उस टॉक्सिक एनर्जी का इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ रहा था, फिर भी हम अपने आप को
संभाल के रखते थे और हम माफ कर देते थे। माहौल ऐसा आया कि मेरे वाले हैं बोल के मैंने अपना लिया, उन लोगों को माफ कर दिया, छोड़ दिया, मेरे परिवार वालों को। बात यह आई जब मेरी शादी हुई, तब उस माहौल में गई, तब मैंने देखा वहाँ का तो एक ससुराल का कुछ अलग माहौल ही है। एक ऐसे ससुराल में पड़ी मैं, एक साइको, एक पागलपंती की हदें पूरी कर देगा। उसको ये नहीं मालूम कि वो पल में शबनम, पल में माशा, वो कब कैसा रहेगा। उन लोगों को तारीफें करने बहुत पसंद थी। उन लोगों को जो गुलामी करा जिंदाबाद, जो गुलामी नहीं किया, जो सेल्फ रेस्पेक्ट वाला है, उन लोगों को इतनी खुंदक होती कि उसको पैरों में डाल के रोन दे। वो कितने भी बुरे हो, उन लोगों को जय विजयी भवा बोले, उन लोगों की तारीफ करे। वो किसी के साथ अत्याचार करे तो भी करेक्ट है, वो राइट है, क्यों, उन लोगों का हक है। इस टाइप के ससुराल वाले मिले। एक इंसान को किस तरीके से मेंटल टॉर्चर देके बिना ही मारे कैसा मार दिया जाए, उसके ब्रेन को कैसा ख़त्म कर दिया जाए, वो ट्रेनिंग मेरे ससुराल वालों से सीखने की थी। और हमें वो मालूम था, पहले दिन में समझ गए थे कि मेरे ससुराल का इर्द गिर्द वातावरण कैसा है। हमने भी इतने साल उस घर में रहा किया बोले तो अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से। इन लोगों के साथ बात ना करके खामोश रहना ही है। इन लोगों को सरेंडर कर देना चाहिए आदमी। वहाँ एक नहीं थे यार, एक से बढ़कर बाप थे, मेरे शोहर थे, मेरे सास थे, मेरा देवर था, मेरा भाई, मेरा ससुरा थे, और उनकी पूरी खानदान। सब सही को है साले, सब पागला है। ये पुरानी परंपरा से, जो ढकोसलों की परंपरा है, उस परंपरा से गए हुए लोग हैं ये। चाहे वो मेरी खानदान वाले हो, चाहे मेरे ससुराल वाले हो, उन लोग जो करते सही है। उनको गलत लगा तो वो, जो उन लोग गलत करते वो भी उन लोगों को सही ही दिखता। वो सही ही है, वो गलत कभी कर ही नहीं सकते। इस टाइप के मेंटालिटी वाले से इसमें मैंने जाना कि अति थोड़ा सा, इतना सा, इतना सा, 1.100 में 99.5 बोलता है, 5% उन्हें बाहर पढ़ने से, लिखने से थोड़ा सा उन्हें बिहेवियर चेंजेस था। लेकिन वो गंदगी का माहौल तो रहेगा ना, वो इधर उधर बैलेंस नहीं कर पाते थे, डोलते थे इधर से उधर से, उधर से इधर से, इस टाइप का था। वहाँ मुझे ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल थी। कोई अगर दूसरी है तो या तो पागल कर हो जाती, या तो सुसाइड कर लेती, ये कंफर्म। मैं थी हिम्मत वाली थी, और मैंने बचपन से मेरे घराने के टॉक्सिक एनर्जीज को देखा था, इसीलिए मैं वह डट के खड़ के रह सकी। आज तक मैं इस तरीके से मार लेके आई, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत कुछ देखे, बहुत कुछ झेले, मेरे ख़ानदान में भी, मेरे फैमिली में भी। तो वहाँ से मेरे को बहुत सीखने को मिले, मेरे ससुराल वालों से भी बहुत से पॉइंट्स। मेरा तो वहाँ पूरा दिमाग ही खुल गया। इस बीच में इन लोगों का टॉर्चर देख देख कर एक इंसान को वो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। इन लोग ने ऐसा किया कि मारा नहीं, सिर्फ वो सेल्फ रेस्पेक्ट को कुचल दिया गया। मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट पे वो लोग वार करते गए, और उसके साथ मेरे घर वालों का भी प्रेशर बढ़ता गया। ना हमें इधर कोई समझने वाला, ना हमें उधर कोई समझने वाले, ऊपर से मेरे ख़ानदान वाले, मेरे माँ को चढ़ा को देने वाले, बहुत से इन्फ्लुएंस करने वाले, पुटिंग द फिंगर करने वाले।
लोग, समाज, मान, मर्यादा, ये शादी होने के बाद बच्चे उधर ही रहना, उसका शमशान घाट को ही उधर जाना, ये गंदे बाता, गंदे टॉक्सिक्स एनर्जीज। शादी कर दिए, बस पैसे दे दिए, हाथ धुला दिए, खत्म। अभी हमें नहीं मालूम तुम कौन चीज़ हो। बेटी बोले तो सिर्फ खाली एक रमज़ान के दिन, बकरीद के दिन, ईद है उस टाइम पे आना, 2 टाइम का खाना खाना, निकल के चुपचाप मर्द के साथ, शोहर के साथ चल जाना, आगे बसना नहीं। दामाद बोले तो आया तो सिर्फ 2 दिन रहना, उसके बाद निकल के चल जाना, उससे ज़्यादा दिन नहीं रहना। और कोई अपेक्षा नहीं करना, कुछ भी नहीं। एक बार उसको दे दिए, शादी में कुछ लाख, 2 लाख, 3 लाख, उन लोगों ने जो मांगा, फिर वो मांगना नहीं, फिर मांगना करना भी नहीं, इस टाइप में। तो ऐसे सोच था मेरे वालों का, ऐसी मेंटालिटी थी। यही मेंटालिटी लेके मेरे वाले चले। और उन लोग, मेरे जो ससुराल वाले थे, ये एक बार दामाद शादी करने के बाद दूसरे बार नहीं जाएगा, लेकिन जब भी ईदा चांदा है, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। हाँ, एक बात है, कभी उन लोगों ने डिमांड नहीं की कि हमें ये चाहिए वो चाहिए बोलकर, कभी उसके बारे में हमें सताया नहीं। जो सच है वो बोलनी चाहिए बात। उसके बारे में पैसे लाओ, ये लाओ, वो लाओ, उन लोगों के पास एक गुरूरागी थी, एक मस्ती थी। उन लोगों के पास एक ईगो बहुत था। अगर उसको सेटिस्फाई करे तो वो लोग खुश। ऐसा इन लोगों को बेवकूफ़ बना के कोई भी इन लोगों के पास छीन लेता, लेके चले जाता। वो मेरे आंखों के सामने दिखता था तो हम हंसते थे, इन लोगों को चूतिया बनाते थे, इन लोगों को हंसाते थे, करते थे। ओह तुम ही कहाँ टॉप लेवल में हो, मोस्ट लेवल में है बोल के, ये जो लोग हैं अपने आप को दानवीर शूर कन्न बोल के उन लोगों को दे देते थे, कर देते थे। ऐसे कि वो सब देखकर हम कब स्टक हो गए, हम कब इस एनर्जीज में आ गए, हम कब अपने आप को खो गए, अपने आप को मार दिया, हमें पता ही नहीं था। ऐसा हमने 17-18 साल ऐसे बिता दिए इस डिप्रेशन से, किसी को पता भी नहीं था। हम बात करना छोड़ दिए थे लोगों से, मुंह देखना पसंद नहीं करते थे, नफरत हो जा रही थी हमें लोगों से। हम अपने आप को अंदर कर लिए, मैं और मेरी बेटी रहने लगी, किसी के पास नहीं जाना, बात नहीं करना, आए तो भी लोग ठीक है एक सलाम मारे निकल के चले गए। नहीं रहना जहाँ मेरे को इंसाफ नहीं हुआ, जो लोग मेरे को इंसाना मेरे को जस्टिस नहीं दे सके। और ये इतना टॉक्सिक्स एनर्जी से लोगों की, इतने गंदा सोच, भद्दा सोच, औरत को पैर की जूती समझने वालों के साथ मैं क्या इंसाफ मांगू? वो माँ बाप से हो, चाहे मेरे ससुराल वाले से हो, किससे मांगू? मेरे ससुराल, मेरे मायके वालों का दिमाग ही एक टॉक्सिक दिमाग है। वो लोग खुद चाहते हैं कि शादी कर दिया तो हाथ धो लिया, खत्म होगी बात। अब तुम मरो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो भूखा रखे, खाना डाले नहीं डाले, वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी नसीब वैसा है बोल के छोड़ देंगे। लड़कियों, हमारे खानदान में वो लड़कियां मर जाएंगी, मर्द बच्चों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देंगे। मर्द बच्चे के अगर बच्चे पैदा हो गए तो उन लोगों को सोने लत्ते देंगे, औरत बच्चा हो गए तो नहीं देंगे, क्योंकि वो पराई घर वाली है। अगर वहाँ भी डिफ्रेंशिएट, अगर इसको डाला गया कल तो कल हमारे बेटे को या पोता पोती होगी तो ये सोना फिर हमको आएगा, वो मैटर से, वो चीप मेंटालिटी से डाल लेंगे। वहाँ भी स्वार्थीपन, मैंने इतने स्वार्थी देखे यार। अपने मतलब के लिए ज़िंदगी कैसा जीना, मेरे घर वालों से, मेरे ख़ानदान वालों से और मेरे ससुराल वालों से सीखनी चाहिए। वेल डन। तो ऐसे देख के ही मैं ये कि टॉक्सिक एनर्जीज में चले गई, डिप्रेशन में चले गई, अपनी इच्छाओं को सबको मान लिया। इस टाइम कमल का मेरा इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। स्टार्टिंग में हम दोनों एक ऐसे ही
ओशो टेरो कार्ड रीडिंग में हम मैं ली थी, पता नहीं क्यों। जब हम टैरो रीडिंग सीख रहे थे तो ओशो टैरो कार्ड रीडिंग को हमने देखा। ऐसे ही जो टैरो कार्ड रीडर्स है वो करते हैं, तो वो एनर्जीज हमें भा गई, तो हमने टैरो कार्ड खरीदे। फिर उसके बाद पढ़ने को कुछ भी नहीं है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद हम ऑनलाइन में गए, ओशो का बुक, टैरो कार्ड रीडिंग का बुक मारा तो ये जनाब दिखे। इससे पहले हम कितने बार भी ऑनलाइन में जाते थे, अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में, ये इनका तस्वीर ही हमारे सामने आता था। ये इंसान क्यों आता था हमें नहीं मालूम था। हमें इस इंसान से चिढ़ होती थी, गुस्सा आता था, इसकी हंसी पे गुस्सा आता था। क्यों, ये क्यों दिख रहा, बात बात करें हमें, इससे मेरा संबंध क्या है, ये क्यों मेरे को इरिटेट कराता है, ये बात बात करे, इसका फोटो मेरे सामने क्यों आ जाता है, ये समझ में नहीं आता। जब भी इसका फोटो आता हम गुस्से में आ जाते, हम इसको गाली देते लिटरली। ये क्यों आता है साला, बात बात करे क्यों, ऐसा चेहरा दिखा के यूं बोल के हंसते हुए आ जाता है। फिर ना चाहते हुए भी हमें वो बुक खरीदना पड़ा। फाइनली वो इंसान मेरे पास आ ही गया, मेरे घर में आ गया, मेरे दिल में उतर गया, हमें मालूम ही नहीं था। और उसका मेरा कोई एक सोलमेट का रिश्ता है। फिर बाद में हमने पढ़ा तो वो पूरी शुद्ध हिंदी थी, हम उर्दू वाले थे, तो हम अटक रहे थे, हमें समझ में नहीं आया। फिर क्या हुआ, हम पेजों को पलटा पलटा के थे, उसमें पीछे पैटर्न्स लिखे थे, सब कुछ लिखे थे, तो हमने बुक को उठा के साइड में फेंक दिया, समझ में नहीं आ रहा। तब उसमें से एक उनका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो गिरा। फिर हमने वो उनके आईडी कार्ड को देखा, उसमें फ़ोन नंबर था, और हम झिझक रहे थे कि अब उन्हें हम फ़ोन करें या ना करें, फ़ोन करें या ना करें, पता नहीं। तो फिर हमने उनको फ़ोन लगाई डरते डरते। फिर हमने उनसे बात किया, सर हमने ओशो के टेरो कार्ड्स लिए हुए हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, ये कार्ड। फिर उसके बाद बोला दूसरा कार्ड। तो या वो बताना नहीं चाहते थे, ही इज़ ऑल्सो ए ट्रेनर। उस दिन हमें बोला था, अबे साले तू ट्रेनर है इसलिए मेरे को नहीं बता रहा, ऊपर ऊपर बता रहा, लेकिन तू जो बोल रहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हमने दिल में समझ लिया था, तेरे से बात करके वेस्ट हो गया बोल के मैंने रखी थी। और फ़ोन नहीं रख रहे थे, मेरी आवाज़ सुन रहे थे, और मुझे और गुस्सा आ रहा था कि हम बोल रहे थे, ये हमारी बात सुन रहा है, चुपचाप हमें ऑब्जर्व कर रहा है। ये मेरे को बोलता कम है और मेरी आवाज़ को सुनता ज़्यादा है। हमें गुस्सा आके फटक से रख दिया। तो फिर ऐसी हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। फिर हमने 1-2 महीना के बाद फिर हमने कॉल की, फिर समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने कहा बुक भी खरीद लिया, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो लिटरली हमें समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर कुछ बोले, अब बेकार है यार, इससे बात करें तो बेकार है, आ, इसे ना ही बात करें तो अच्छा है। ये हमारी आवाज़ सुनता है, आवाज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। मुझे, मेरे को पहचानने वाले, मुझे डेप्थ के अंदर जाके मेरे को पहचानने की कोशिश करने वालों से मैं पसंद नहीं करती। और ये इंसान मेरे को पहचानना चाहता है, मेरी आवाज़ सुनना चाहता है, मेरी आवाज़ के ज़रिए से अंदाज़ा लगा रहा है कि हम क्या चीज़ है। तो फिर हमने फ़ोन रख दिया। तो ऐसे में एक दिन फिर 6 मंथ्स के बाद उनका कॉल आया। उन्होंने हमें कॉल किया तो उन्होंने कहा कि सुनो, आ, मेरे बंदे बोल रहे हैं कि मेरी कोई एक सोलमेट है, मिलने वाली है, ऐसा कह रहे थे लोग। तो मुझे आपसे जानना है कि क्या मैं
दुखी हूँ, दुखी भी नहीं, एक अजब सा बोले थे उन्होंने, डिप्लोमेटिक उन्होंने बोला था। आ, कहा कि ऐसा है, मुझे अधूरापन लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कोई आए। मैंने कहा आपकी परेशानी क्या है? तो ऐसा सोलमेट से लग रहा, कुछ ऐसा बोले थे अजीब सा। ये काफ़ी सालों की बात है। तो मैंने कहा कि सर, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, वो मधुर मिठास नहीं है, आपको एक समझने वाली, प्यार करने वाली चाहिए। हमने ये कहा था। तो मेरी सोलमेट है, लोग आप बोलते हैं मेरे को बहुत जल्द एक सोलमेट मिलेगी। आ, मुझे आप ज़रा देख के बताओ कि वो सच में है क्या, वो कब मिलेगी सोलमेट, और कैसी रहेगी, कब तक मिलेगी। ठीक है, तो हमने बताया। तो ठीक है सर बोल के हमने उनके सामने निकाला था। फिर हमने कहा नेक्स्ट दिन निकाला था, उसी दिन निकाला था, हम थोड़ा टाइम दीजिए, हम निकालेंगे बोल के हमने कहा। तो मेरे हिसाब से तो आपको वो सोलमेट मिल गई, आप दोनों तो लवर्स हो, आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो वो गुस्से वाली है बहुत, और शायद आपको या 2-3 दिन में, या अभी आपको मिल मिल जाके रहना चाहिए, या तो 2-3 दिन में मिल जाएगी, लेते तो आपको मिल गई, आपको पहचाना नहीं हो रहा। और वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की हो सकती है। मेरी रीडिंग ने मैंने खुद किया, तो मिल गई ना, है ना सामने, बोलो। हाँ, हमने कहा क्या? तो हाँ, मिल गई। जो बोल रही है, हम मुझसे पूछ रहे हैं, हम एकदम स्टन। क्या? अब क्या बोल रहे हैं? तुमने सच्ची तो सुना, जो है सामने उसी को तो बोल रहे। अब तुम्हारे मन में क्या है? मेरे मन में क्या रहना, हम ऐसा बोले। तो फिर उसके बाद आप मेरे बारे में जानते क्या है कि आप सोलमेट है, तो मैं आपको लव का ऑफ़र दूंगी, मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर। आप जानते क्या है जो आप इस तरीके से आप मेरे को बोल रहे। तो तुम्हारे पास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कोई आके रहते, कोई नहीं आके रहते, कोई कार्मिक रहते, कोई धोखा दे के गए, ये सब कुछ होके रहेगा। हम आँख खुल के इसे देख रहे थे। तो मुझे बताओ। मैंने कहा मुझे एक दिन का टाइम दो। तो मैंने कहा मेरे लाइफ में भी एक जना आया, शायद हम टिन फ्लेम जर्नी में हैं। उसने हमसे चीट किया। चीट किया तो किया ना, और कुछ भी तो नहीं किया ना, कुछ ऐसे वैसे हरकत तो नहीं किया ना, और किया तो भी पास्ट है, छोड़ो। अब आप बोलो, मुझे एक दिन का टाइम दो। फिर हमने एक दिन का टाइम दिया। नेक्स्ट दिन हमने खुद कॉल किया। ठीक है, मुझे लगा पास्ट को छोड़ना ही बेटर है, जो प्रेजेंट है वो मेरा है। पास्ट में हम स्टक होके कभी रहना नहीं चाहते हैं। तो फिर हमें ऐसा बोला। तो यस, हमने अपने पास्ट को छोड़ लिया, हमने आपके ऑफ़र को मंजूर किया, हमने ये बोला। तो फिर उसके बाद हमने 3 दिन बात किए। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, या वो अपना मन बदला लिए, या उन्हें ऐसा लगा कि हम उनके लायक नहीं हैं, या कोई और उनकी ज़िंदगी में आ गई, वो निकल के चले गए। हम कॉल्स करते गए, मैसेजेस करते गए, उसका उन्होंने आंसर नहीं दिया, कॉल्स नहीं उठाए। बहुत टाइम, कभी कभी आते थे मैसेज में, कभी कभी चले जाते थे, सीधे मुंह बात नहीं करते थे, हम पूछने पर भी सवाल का जवाब नहीं देते थे। फिर उसके बाद एक दिन ऐसे ही उन्होंने हमें ओशो ग्रुप एक क्या है, हमें चीज़ नहीं मालूम थी, उसका लिंक भेजा। उस लिंक को जब हमने पकड़ा, उस लिंक में हमने इतनी श्रद्धा से ये दिए बोल के हमने देखा, तब जाके पता चला
जब ये हमसे बात नहीं करते थे तो सच में हमने दिलो जहां से इनके लव को हमने कबूल किया था, एक्सेप्ट किया था। तब इनसे बचने के लिए, इनसे दूर हो जाने के लिए, इनसे ये चीटर है बोल के, ये इन्होंने हमने चीटिंग किया बोल के भूल जाने के लिए हम ओशो ग्रुप में गए थे। वो ओशो ग्रुप क्या है, एक सन्यासियों का ग्रुप है, ये भी हमें नहीं मालूम था। वहाँ जाने के बाद एक स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ है, एक दलदल कैसा रहता है स्पिरिचुअलिटी का, उसमें औरतों का किस तरीके से तंत्र मंत्र विद्याओं से यूज़ किया जाता है, उस औरतों के साथ ऊर्जाओं से सेक्सुअली कैसा अटैच होते हैं, ये जादू, ये टोने, ये तांत्रिक विद्याएं, ये सब क्या होती है हमें पता चल गई। हम उसमें ऐसे गिरे, ऐसे गिरे, ऐसे गिरे, तकरीबन हम 1.5 साल तक हम वापस नहीं आ सके। अभी भी 2 साल तक हम उस टॉक्सिक एनर्जीज में लोग ऊर्जाएं भेजते थे, परेशान करते थे। जो गुरु थे, जो न्यूमरोलॉजी सिखाने वाले, जो ये सब कुछ बड़े बड़े जो आस्तीन के सांप है, आज जो ऑनलाइन पे करते हैं न्यूमरोलॉजी बोल के, टैरो कार्ड रीडर्स बोल के, ये वो करके जो जो नए नए पैक्स दिखाते हैं, करते हैं, उन सब ने मेरे साथ इतनी गंदी भद्दी हरकतें करें। ना सुनने पर सांपों के ऊर्जाएं भेजना, करना, सेक्सुअल डिजायर्स करने के लिए सताना, रात के 12-12 बजे, 1 बजे, बहुत से, किसको बोलते हैं घर में वाले तो इसके लिए पूरे अगेंस्ट डेट थे, मेरे को पागल समझते थे। और मेरे माँ मेरे को पागल करने पे तुली हुई थी कि उन्होंने हॉस्पिटल ले गए। मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे लेके और मेरे को दवाई खिला के पागल करने पे उन्होंने उस पर अड़े थे। और मेरे को एक स्पिरिचुअल बंदा चाहिए था, एक गुरु चाहिए था जिससे हम बाहर निकले। हम एक से मदद मांगते, 4 दिन के बाद फिर वो हम पर अट्रैक्ट होता, फिर वो हमारे ऊपर करता, तो फिर हम दूसरे के पास जाते, दूसरा हमें थोड़ा सा राहत देता, फिर वो दूसरा हमारे प्यार में अट्रैक्शन में पड़ जाता। यही हो रहा था 1.5 साल तक, 2 साल तक तकरीबन। तब तक फिर कमल मेरी ज़िंदगी में नहीं आते। भगवान भी देख देख कर थक चुके होंगे। फिर उसके बाद उन लोग ने मेरे दिमाग पे ऑक्यूपाई करना शुरू किया। जब भी हम वीडियोस में आके बोलते हैं तो हम जो बोलना चाहते हैं हमें वो ना बोलकर ओशो ग्रुप के जो जो अगेंस्ट है उसके अंदर रहकर उस टाइप से हमसे बोलने घुमाने की कोशिश की। हमने जान लिया, क्योंकि हम एक पर्पस पे आते थे, मैं पर्पस भटक रही थी। मैं सेक्सुअलिटी के तौर पर मैं ओशो के आश्रमों में जाना, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये हम देखना, ये हमें दिखाना और इसका भरपूर फ़ायदा उठाना। क्यों हम उन लोगों के पास झुकते नहीं थे और वो हमारा करियर बर्बाद करना चाहते हैं, लोगों में हमें पागल करना चाहते थे। तो तब हमने वीडियोस बंद कर दिए। 8 मंथ्स तक, तकरीबन 1 साल तक हमने वीडियोस पे नहीं आए, नहीं बोला। ना तेलुगु में मेरे 2 चैनल से, ना तेलुगु में ना हिंदी में। तेलुगु में जो मेरा दोस्त था उसने मेरे साथ तांत्रिक विद्याएं शुरू किया, क्योंकि वो मेरा दोस्त था तो उसकी मेरी दोस्ती 6 साल की थी। हम उसको दोस्त ही माना था, लेकिन वो दोस्त से कुछ बढ़कर माना था। सेक्सुअलिटी की उसको मेरी तलब थी और हम वो डायरेक्टली बोल नहीं सकता था, लेकिन इनडायरेक्टली सब कुछ करना चाहता था, बीवी रहते पर भी। और वो मेरे साथ वैसे गंदे हरकतें करना चाहता था जो हमें पसंद नहीं था। एक दिन उसने कुछ टेम्पल गया, कुछ लड्डू लेकर आया, खिला दिया, बस ख़त्म। वहाँ से दलिंदर आ गई। वो 1.5 साल तक वो तो मरो या मारो टाइप में आ गया था, मारने के लिए। या तो मिली या तो मर गई, किसी के हाथ नहीं लगेगी, उस टाइप में किया। फिर उससे जान छूटी 1.5-2 साल के बाद, करते करते करते
ये ओशो ग्रुप के वाले भी लगाते थे इसी तरीके से। यही था मेरा करियर डाउन हो जाने का वजह, मैं वीडियोस में नहीं आने के वजह यही था। अब से अभी तक लोग जो हम एक टेराकॉट रीडिंग करते हैं मेरा बिजनेस ठप कर रहे, मेरे बिजनेस को ऊपर आने नहीं दे रहे, क्योंकि मुझे इस पोजीशन पे लाना नहीं चाहते, इस पोजीशन पे वो लोग देखना नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों को पता है अगर कोई लोग ये भी है कि ये हमारे अलग धर्म की है, ये ये हमारी धर्म के नहीं है, तो इसको ऊपर ही नहीं आने देना। इस टाइप के काफ़ी दुश्मन मेरे इर्द गिर्द में आसपास भी है, फिर भी हम झुके नहीं, हम छोड़े नहीं अपना पैशन, हम लड़ते आए। फाइनली खुदा पर रहम आया, फिर कमल एंटर हुए, हम कमल को बताने चले, बोलने चले। तो उस वक़्त कमल उनको बेजार हो जाता था, ये क्या है लड़की, हमेशा इसकी ऊर्जा बोलती, उसकी ऊर्जा बोलती, ये कभी आया वो कभी आया, ये ऐसा परेशान कर रहा, वो ऐसा परेशान कर रहा। फिर उन्होंने मेरे ऊपर खोज किया, अच्छा इसका प्रॉब्लम कहाँ है, किधर है, ये डेप्थ में जाने लगे। तब जैसे जैसे वो जाने लगे तब तब उन्हें पता चला कि हमारे दुश्मन तो पहले से ही मेरे घर में ही मौजूद है, मेरे फैमिली रिलेशनशिप में ही है। मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ क्या किया, मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया, मेरे बचपन का टॉक्सिक्स एनर्जीज, मेरा बचपना कैसा गया, एक 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 खोते गए खोते गए खोते गए। हालांकि हमें भी इंट्यूशन पावर था कि वो जब ये करने गए हमें उन्हें लगा कि हमें पता नहीं चलेगा, जब हमें पता चला तो हमने उनको खूब डांटा किया। हम भी बहुत ज़िद्दी थे, हम भी पास्ट अपना बताने वालों में से नहीं थे, लेकिन वो भी बहुत बड़े ज़िद्दी है मेरे से, लेकिन उनका इंट्यूशन पावर मेरे से और स्ट्रांग है। तो जब हम नींद में जाते थे, वो नींद में वो मेरे को जानने की कोशिश करते थे इसका प्रॉब्लम क्या है, किधर है। उन्होंने लगातार एक महीने से मेरे को ऑब्ज़र्व कर रहे और मेरे ऊपर वर्क कर रहे कि आखिर है तो क्या, पल पल मेरे की खबर रख रहे थे। मेरी नींद में काउंसलिंग होती थी, मेरा घर पर जब बच्ची चले जाती थी तब काउंसलिंग होती थी, अचानक नींद में लेके चले जाते थे, मतलब रहते रहते हम सो जाते थे, नींद कैसे आती हमें पता नहीं चलता था। उस तरीके से करके हमारे दिल में क्या दर्द है, हमने क्या झेला है ज़िंदगी में, तो हमने यही कहते थे मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे दुनिया से मुझे जीना ही नहीं है, हम मर चुके हैं और मुझे ये लोगों से इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें समाज में लड़कियों को बचाना है, उन लोगों को टॉक्सिक एनर्जी से निकालना है। मेरा बस चला तो इस समाज में मैं पेट्रोल डाल के जला दूँ, हम ऐसे बातें करते थे। तब उन्हें लगा कि इसका ये दर्द क्या है, जानना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने डेप्थ में गए, फिर देखा, एक 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 खुरीदा और हमें मजबूर कर दिया कि वो दंग रह गए कि हम अब ऐसा है, ये अपनी ज़िंदगी नहीं जी रही, ये डिप्रेशन में है, एक डिप्रेशन वाली ज़िंदगी जी रही जो किसी को भी मालूम नहीं है, ये अपना खुद का नहीं देख रही है, अपना संसार नहीं देख रही है, अपने खुशियों को गला घोट दिया है और ये चल पड़ी है किसी और को सुधारने के लिए, किसी और को करने के लिए, ये अपनी ज़िंदगी नहीं जी रही। शायद उनको मेरे ऊपर रहम आ गया। फिर वो रात दिन मेरी काउंसलिंग करते गए, वो दर्द क्या है उस तक पहुँचे।
फिर उन्होंने निकाला, जैसे उन्होंने मेरे को पास्ट की याद दिलाई। हमें नहीं मालूम, वो एक बड़े इंसिडेंट में हम उसे स्टक हो गए, वो एक एक्सीडेंट बन गया मेरी ज़िंदगी का। फिर उस एक्सीडेंट से हम एक ज़िंदा लाश बन गए, मेरे माँ बाप का और मेरे ससुराल का देख के करके। या हम सहम ही गए, या हम आज तक जो जी रहे थे ज़िंदगी, वो क्या ज़िंदगी जी रहे थे, हम क्या है हमें नहीं मालूम था। बात बात करें, हमें यही दिखता था कि जब हम पेरेंट्स मीटिंग, जब बच्चे का फ़ोटो वीडियो हम डाले थे, वो झूले में जो झूल रहे थे वो हमें बात बात करे दिखा रहे थे, ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो। जब हम एक बार साड़ी में आके बोले तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, दिख रहे, यानी कि उन्होंने मेरे को वो सेल्फ लव करना दिखा रहे थे, तुम एक्चुअल ये हो, वो नहीं हो। हम मना कर रहे थे नहीं नहीं, तो फिर उन्होंने और डेप्थ में गए। फिर जब जाके उन्होंने मेरा पूरा दर्द को बाहर निकाल दिया, और उसके बाद वैसे भी तो उन्होंने बात नहीं करते थे, अब मेरे को बोलना था, मुझे बताना था कि मेरे साथ क्या हुआ। हम बताने के लिए आज तक किसी को रेडी नहीं थे, हम बताना ही नहीं चाहते थे किसी को, क्योंकि मेरे को इंसाफ ही नहीं मिलेगा बोल के अच्छी तरीके से पता था, हम बताना ही नहीं चाहते थे। और उन्होंने वो दरवाज़ा खटखटाया और मेरे अंदर के जो दर्द का था उनको बाहर निकाल दिया। अब मेरे से नहीं हो रहा था कि मेरे को बताना है उन्हें एक्चुअल क्या हुआ। अब वो सुनना नहीं चाहते, अब वो फ़ोन उठाना नहीं चाहते, मैसेज करे तो रिप्लाई नहीं देते। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रही थी। वो दर्द बढ़ते चले जा रहा था। मैंने इतना रोया, ये तो 2-3 दिन में इतनी रोई, इतना रोई कि हमें पता नहीं वो दुख कहाँ से आ जा रहा था, वो रोना कहाँ से आ रहा था। इतने सालों का रोना वो कैसे निकल जा रहा था, बारिश की तरह। हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, हम पागल हो जा रहे थे, वो दर्द नहीं निकल रहा था। ऐसा लगा कि मुझे मीडिया में आके बोलना नहीं है आप लोगों को। हमें उस वक़्त ये नहीं दिखा कि हम मीडिया में आके पूरी दुनिया को बता रहे। हमने ऐसा लगा कि ये जो कैमरा है सामने, ये मेरा कमल है और वो एक डॉक्टर है, हम एक पेशेंट है। और मेरे दिल में जो दर्द जाते रहा, फ्लो हो जाते रहा, जो दर्द में निछेले, जो गुस्सा था, जो मुझे पूछने के क्वेश्चंस थे, जो मेरा मुंह दबाया गया था हर बार मेरे माँ बाप ने, मेरे सास ससुरा लोगों ने, मेरे शोहर ने। आज मुझे मौका मिला है कमल से बोलने का। हमें ये नहीं दिख रहा था कि हम कैमरे के सामने हैं, पूरे वर्ल्ड के सामने हैं। हमें ये दिख रहा था कि हम कमल से बात कर रहे हैं। कमल को हमारे दिल की तकलीफ बता रहे हैं। हम बताते गए, हम बताते गए। हमारे अंदर का जो दर्द था वो निकल गया, वो थोड़ा सा हील हो गया। अब जाकर हमें थोड़ा आराम महसूस हो रहा, थोड़ा सुकून महसूस हुआ, एक थोड़ा सा कहीं दिल में हल्का हल्का सा महसूस हुआ। तब से वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी हील कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम हील हो जाए। जो ये लड़की आकर दुनिया में इतना सब कुछ बोलती है, करती है, उसके दिल के दर्द में कितनी तकलीफ़ है। इतना तकलीफ़ रहने पर भी वो अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। वो समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, समाज की औरतों के लिए काम करना चाहती है। उन्हें ये बहुत पसंद आया।
वो दंग रह गए। इतना दर्द लेते हुए पर भी ये लड़की अपने लिए जी ही नहीं रही है, किसी और के लिए जी रही है, समाज के लिए, दुनिया वालों के लिए, इसके जैसे पीड़ित लोग हैं उसके लिए। तो शायद उन्हें लगा कि इसका दर्द भी पता होना चाहिए, ये भी एक इंसान है। इसकी भी सच्ची दास्तां लोगों में रखनी चाहिए कि इसने कितने कितने झेले हुए हैं। ये जो लोगों को हील करती फिर रही है, इसको तो सबसे बड़ी हीलिंग की ज़रूरत है। इसके दिल को तो घाव से भरे हुए हैं, भरे हैं। इसको मरहम लगाने वाला इसका कोई अपना नहीं है। इसको मरहम लगाना बहुत ज़रूरी है। इसने कई लोग इसकी ज़िंदगी को तबाह किया, इस तरीके से बर्बाद कर दिया, इसके इमोशंस को कुचल दिया। एक इंसान ना समझ के, एक हैवानियत से, एक ईगो से, एक टॉक्सिक एनर्जी से इसको बाहर निकालना है। इसको जस्टिस देना है। फाइनली कमल उसमें सक्सेस हो गए और वो सब टॉक्सिक एनर्जीज, जो दुख था हमारे अंदर इतने सालों का, मेरे आंसुओं के जरिए बाहर निकाल दिया। हम मर चुके थे यार, हम मर चुके थे, हम जिंदा लाश थे, फिर भी एक आस लेके थे। हम इसलिए इतने स्ट्रांग थे कि मेरे साथ जो हुआ बाकी के औरतों के साथ, लड़कियों के साथ नहीं होना। हम उनका पक्ष लेके खड़ेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। अगर उन लोग हंसे, उन लोगों को न्याय मिली तो हमारे दिल को राहत होगा। समझेंगे एक रेशमा की ज़िंदगी को हमने उस दलदल से निकाल दिया। हम ये सोचकर इस स्पिरिचुअलिटी में और साइकोलॉजिस्ट बने थे, इसके पड़े थे हम, ताकि हम सिर्फ ऐसे लोगों को, दलदल से भरे हुए जो टॉक्सिक एनर्जी से, जो साइको लोग हैं, जो ऐसे माँ बाप है, जो टॉक्सिक एनर्जीज के माँ बाप है, जो चाइल्ड अब्यूजमेंट हुए, इसके ऊपर हमने बहुत गहरा अध्ययन किया। आगे जाके इन लोगों को एक नई जिंदगी दे। ये दर्द मेरे दिल में जलता ही रहा, इसको कभी बुझने नहीं दिया, यही मुझे आगे बढ़ाता रहा। आज कमल ने उसी दर्द को मरहम लगा दिया। इसलिए हम इतने पब्लिक के सामने, थोड़े लोगों को लगेगा, मेरे वालों को, इतना बदतमीजी से, बेशर्म से, बेहया से आके हमारे ख़ानदान का इज्जत निकाल रहे बोल के। आप बोलो, क्या आपके ख़ानदान की कोई इज्जत है? जो बीवियों को मारते हैं, तोड़ते हैं, करते हैं, टॉक्सिक रिलेशंस में हैं, चाहे मेरे ससुराल वाले हो, चाहे मेरे माँ बाप हो। जो मैंने किया, क्या वो गलत किया? मैंने जो भी बोला सच बोला, सर उठा के बोला। क्या अब बोलिए, क्या हम डिज़र्व नहीं करते एक अच्छी ज़िंदगी को? क्या हम चूज़ नहीं करते जिससे हम प्यार करें, हम उससे शादी करें, जो टॉक्सिक एनर्जीज है उसमें से बाहर निकले? मैंने हिम्मत की और मेरे को जो अच्छा लगा, राइट लगा, मैंने वही किया। और मेरे इस निर्णय पर मुझे गर्व है और नाज है। हम भी यही चाहते हैं, जो लड़कियां इस भंवर में फंसे हुए हैं, ऐसे टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलिए, अपने आप में हिम्मत लेके आइए। बस हर एक के लिए
नसीब में कमल ना हो, तब ये मेरे वीडियो आपकी ताकत बने, आपकी हिम्मत बने, आप ऐसे रिलेशनशिप्स में निकलने के लिए आपको एक सहारा बने। इसलिए हम ये वीडियोस निकाल रहे हैं, नहीं तो मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं यार। मेरा मेरे बारे में, मेरे लाइफ के बारे में आप लोगों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं चुपचाप से कर ले सकती, कमल से शादी या डिवोर्स ले ले सकती, मेरे माँ बाप से बोल के करके। मुझे इतना दुनिया में ला के आप लोगों के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भी चाहते हैं ऐसे रिलेशनशिप्स आप है तो बाहर निकले, अपना स्टैंड ले, अपनी ही सेल्फ रेस्पेक्ट को, कैरेक्टर को ऊपर रखे। सबसे बड़ा, अगर वो कैरेक्टर सेल्फ रेस्पेक्ट मर गया तो फिर एक रेशमाना जन्म ले, कहीं देर ना हो जाए। जो भी ऐसे सिचुएशंस में है, टॉक्सिक एनर्जीज में है, अपने आप को हिम्मत लेके आइए और इससे बाहर निकलिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, आप जिस नज़रिए से देखें उस नज़रिए से आपको दुनिया दिखेगी। आप काला चश्मा पहनेंगे तो आपको काला दिखेगा, सफ़ेद चश्मा पॉजिटिवनेस से देखेंगे तो आपको पॉजिटिव दिखेगा। ये सब औरत को दबाने के और उसको घर में बांध करके रखने के, ये सब नेगेटिविटी टार्ट्स है। जब आप बाहर निकलोगे नहीं, जब आप एक्सपीरियंस करोगे नहीं, तब आपको क्या पता चलेगा कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। जब तक हम पॉजिटिव है ना यार, जब तक हमारा कैरेक्टर बुलंद है ना यार, एक बात समझ लेना, हमें कोई हिला नहीं सकता। कोई ऐसा दुनिया में मायका लाल नहीं है हमें हिला सके। अगर हमारा कैरेक्टर बुलंद है, हमारा आत्मविश्वास है, हम जिस पर्पस के लिए आए हैं, जिस पर्पस के लिए दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, ये लेके आप बाहर निकलोगे, उसके ऊपर कड़ी मेहनत करेंगे, किसी का बाप का राज नहीं आपको हिला सके, आप ऊपर आ सके। चाहे वो 2 बच्चों वाली माँ हो, 1 बच्चे वाली माँ हो, चाहे आप किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, बस ध्येय करनी चाहिए, ध्येय रखनी चाहिए। फिर डोलना नहीं है, बाहर आने के बाद अट्रैक्ट होना नहीं है, किसी और के बनना नहीं है। बनना है तो पहले अपने पैरों पे खड़ना। अगर आपको प्यार भी किसी से हुआ तो पहले अपने पैरों पे खड़ना, फिर देन जाके उसको अपनाना। तब तक उसको वेट करो, बोलो। अगर नहीं कर सकता, गो विथ गॉड, जाओ तुम, नहीं तो और सही आसमान में और सितारे हैं, कोई ना कोई तो डेफिनेटली मिलेगा। जब ऐसे सिचुएशंस में भंवर में आने के बाद आप लोगों को अपना स्टैंड लेना है, इंडिपेंडेंटली खड़ना है। खड़ने के बाद ही आप डिसाइड करोगे कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। तभी जिसमें भी पढ़ना है प्यार में पढ़िए, जिससे शादी करना है करिए। अपने मजहब वाले से प्यार हुआ, दूसरे गैर मजहब वाले से प्यार हुआ, किससे भी हुआ, लेकिन पहले अपने पैरों पे खड़िए, फिर देन उसके बाद अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। पहले ही मत चले जाइए उस रिलेशनशिप्स में, तो फिर आपको वहाँ भी धोखा मिलेगा, यहाँ भी धोखा मिलेगा। ये बात ज़रूर याद रखना मेरे दोस्तों। कमल, थैंक यू वेरी मच। हम आपका ये एहसान ज़िंदगी भर मिटा नहीं सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं है। हमें दुनिया का आज तक कोई भी इंसान हमें हील नहीं कर पाया। हमने कहा ना, वो करा भी तो वो मेरे टक्कर का होना चाहिए, इसलिए कहा आप मेरे टक्कर के हो। इसलिए कहा मुझे दुनिया में आज तक कोई मर्द नहीं दिखा, पहले बार आप मुझे मर्द के रूप में दिखे। ये आपका दर्जा कोई नहीं ले सकता। दुनिया में काफ़ी मर्द होंगे, शायद दुनिया में आपके जैसे लोग भी होंगे, लेकिन मेरे नज़र में जो आया, जो मेरे नसीब में जो है कमल लिखकर, तो
आप में मेरे को वो मर्दानगी दिखती है। मेरे लिए जो चुना गया, मुझे वो इंसान विधाता ने जो मुझे दिया, असली मर्द है। मैंने ये पहचाना। आप एक प्रैक्टिकल इंसान के साथ साथ भी आपको पता है बीवी से कैसा प्यार करना है, एक प्रेमिका का मांग कैसा रखना है, एक अच्छे शोहर, एक अच्छे प्रेमी, एक अच्छे फादर, एक अच्छे बेटा। आप में वो सब क्वालिटीज़ है जो मैंने कभी अपने खुदा ताला से मांग की थी। अगर होगा तो मेरा शोहर हो या प्रेमी हो, ऐसा होगा। हम उसके लिए कई सालों क्या मरते दम तक इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए। क्या कोई मेरे जैसा टक्कर देने वाला है क्या इस दुनिया में? हम यही पूछते थे। है, वो आप हो कमल। खुदा ताला ने हमें वो दिखा दिया। थैंक यू। तो बाय गाइस, यहाँ से अपनी रीडिंग ख़त्म होती है। फिर खुदा ताला ने जब चाहा, पता नहीं, मेरी तो अब काउंसलिंग चल रही है। मैंने तो वो सब कुछ भूल चुकी हूँ, मुझे याद नहीं है। मुझे उस प्रॉब्लम से कमल निकालते हैं, खरोदते हैं, मेरे को वो इंसान बनाना चाहते हैं, इस दर्द से, इस खौफ से निकालना चाहते हैं, एक फिर से एक नई ज़िंदगी देना चाहते हैं। देखते हैं वो क्या क्या आते हैं, क्या क्या नहीं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय, खुदा हाफिज़।